Assalamualaikum. How are you students? Hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our lesson 7 of mathematics, that is exponents and radicals. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपके चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स कहते किसे हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मल्टीपल्स जो हैं वो क्या होते हैं और फैक्टर्स जो हैं हम उनको क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपको मिल जाता है, तो वो आंसर आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको आंसर क्या मिला? 12। ठीक है, ये जो आपका आंसर है ये कहलाएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास यही 12 जो इसका आंसर आया है इसके आप फैक्टर्स निकालिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं एंड देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये जो आपको इसके फैक्टर्स मिलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। यानी 12 जो है वो इतने टाइम्स या इन टेबल्स में आता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है नंबर 16 और आप 16 के फैक्टर्स निकालें तो आप करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने क्या लिख दिए? इसके फैक्टर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसके पास भी 1 है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो 2 है तो 1 2 3 4, 4 2 हैं तो मैंने क्या लिख दिया? 2 की पावर 4। तो इस तरीके से अगर हम सेम फैक्टर्स आपके पास आ रहे हों, मीन्स 2 2 2 2, और उनको आप ऐड करके पावर की फॉर्म में लिख दें तो ये नंबर आपके पास कहलाता है पावर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है 2 की पावर 4, तो जो नंबर नीचे लिखा हुआ होता है ये कहलाता है आपके पास बेस, और जो पावर होती है इसको आप पावर भी कहते हैं और दूसरा नाम इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो आपके पास चैप्टर में जो नाम है एक्सपोनेंट, इससे आपको पता चला एक्सपोनेंट हम किससे कहते हैं। नॉर्मली हम पावर का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे 2 की पावर क्यूब, 4 की पावर स्क्वायर। तो जो पावर्स होती हैं उनको एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। सो बेस और एक्सपोनेंट आपको पता चल गया है कि बेस और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। तो अब हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड लॉज पढ़ते हैं। आपके पास आपकी बुक में लॉ दिए हुए हैं। सबसे पहला लॉ है पेज नंबर 57 पे, इसको लॉ ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं। और ये क्या लॉ है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है या रियल नंबर है और उनके बेसिस आपस में सेम हो तो उनकी पावर्स के साथ या उनके एक्सपोनेंट्स के साथ क्या किया जाता है। यकीनन आप लोग ये पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ जो है रिवीजन करा रही हूँ, लॉज मैं आपको बता रही हूँ। पहला लॉ है, अगर दो बेसिस हैं, फॉर एग्जांपल ए और ए, ठीक है, दोनों बेसिस हैं और आपस में सेम हैं, तो इनकी पावर्स, फॉर एग्जांपल इसकी पावर है m और इसकी पावर है n, बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, यानी ए की दफ़ा रहेगा और m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा लॉ है, अगर आपके पास बेसिस सेम है, फॉर एग्जांपल ये है a की पावर m और ये है a की पावर n, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन अब क्या हो रहे हैं? डिवाइड। तब क्या किया जाता है? तब a की पावर m तो एज इट इज़ है और नीचे जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है उसका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे ये प्लस n है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस n, यानी जब हमने इसको ऊपर मूव कराया तो ये प्लस n की बजाय क्या हो गया? माइनस n। ये कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस। फिर थर्ड है आपके पास, अगर पावर के ऊपर भी पावर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैंने a लिया है बेस में, तो मैं सबके साथ a को ही यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल a की पावर है m और उसके ऊपर भी होल पावर है n। तब हम क्या करेंगे, तो सिंपल a है, पावर्स और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो m और n मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, m n। ये है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। इसी तरीके से चौथा लॉ है आपके पास, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं लेकिन वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल a मल्टीप्लाई बाय b और इनकी पावर है m, तब हम क्या करते हैं, इसका मतलब है कि m जो है वो a के साथ भी है और m की पावर जो है वो b के साथ भी है। तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। ये है हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ इंडिसेस। इसी तरीके से आपके पास फिफ्थ लॉ है। फिफ्थ लॉ में आप देख सकते हैं, अगर ये आपके पास लिखा हुआ है a की पावर m या a डिवाइडेड बाय b और होल पावर है m, तब ये क्या हो जाएगा, a की पावर m और b की पावर m। जिस तरीके से मल्टीप्लाई में m दोनों के साथ था, ऐसे ही डिवाइड में भी m जो है वो दोनों के साथ ही रहेगा। ये है आपके पास लॉ नंबर 5। और फिर है आपके पास लॉ नंबर 6, अगर किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर ज़ीरो हो जाए, यानी कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर ज़ीरो आ जाए तो वो बराबर हो जाता है 1 के। ये लॉ हैं, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, तो इसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए। सो एक्सरसाइज 5 है आपके पास। टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोनेंट हम किसको बोलते हैं, पावर को, यानी इजी नेम में कर देती हूँ पावर। यानी आपने इन सब को किस फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हम क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे। यहाँ पे इसे ब्लैक से मैं सॉल्यूशन की हेडिंग कर देती हूँ। आप सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, √3 ठीक है। और आप देख रहे हैं कि बेसिस सेम है, पहला लॉ हमने पढ़ा था 1 2 3 4, बेसिस सेम है, तो मैं एक दफ़ा लिख लूँगी √3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे भी 1 1 1 1, सो 1 2 3 4 पावर्स ऐड हो गई तो 4 आ गया। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 है, ये तो सिर्फ सिंपल नंबर है, किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, 8 का हम एलसीएम लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अगर मैं अब कहूँ तो ये देखिए बेसिस सेम हो गई, तो ये 2 की पावर क्या बन जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया आपके पास पावर की फॉर्म में आंसर। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपके पास है 2 की पावर 3, तो ये मैंने लिख दिया 2/3। अब देखें 2 भी अलग नंबर है, 3 भी अलग नंबर है, ना इनका एलसीएम हो सकता है, तो इट मीन्स कि जब कोई भी पावर नहीं है तो इसके साथ भी क्या है 1 है और इसके साथ भी क्या है 1 है, और मैं इसको एक जगह करके लिख सकती हूँ 2/3 की होल पावर क्या है 1। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास है 8/27, तो 8/27 है, 8 का हमने एलसीएम लिया, क्या आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही अब आप 27 का एलसीएम लेंगे, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका क्या मतलब है, 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और 3 भी कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है 2 की पावर -3 और 2 की पावर -3। अब पहला लॉ है बेसिस सेम है, यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल 2 की पावर क्या हो जाएगा -3 और 3 को प्लस करेंगे तो -6। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स से 5 मैंने करा दिए, ये आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी करेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो जब मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करी थी उसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पर हम बेस किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किससे कहते हैं। आप जानते हैं कि जो नीचे नंबर होता है यानी पावर जिसके ऊपर होती है उस नंबर को हम कहते हैं बेस। तो अब पहला पार्ट देख लेते हैं हम। पहला पार्ट है √3 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, एक लिखेंगे बेस और फिर लिखेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट, क्योंकि आपको बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो बेस क्या होगा √3, क्योंकि पावर जो है वो किसके ऊपर है √3 के ऊपर। तो बेस हो गया √3 और पावर क्या हो गई आपके पास 4। इसी तरीके से मैंने थर्ड पार्ट करा रही हूँ आपको। बेस लिखेंगे आप लोग और एक्सपोनेंट। अब देखिए, अब इसमें आपके पास पावर्स 2 आ रही हैं, -3 भी पावर है और 5 भी पावर है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपके इसमें एक्सपोनेंट क्या है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, जब इस तरीके की कंडीशन आती है जिसमें 2 पावर्स हैं तो हमारे पास जो होल पावर होती है यानी जो आखिरी पावर होती है जैसे पावर 5 है, हम उसको सिर्फ एक्सपोनेंट लेते हैं, यानी 5 हो गई हमारी पावर। और 5 जो है जाहिर सी बात है वो 2 पे भी है पावर और 3 पे भी है। तो इट मीन्स अगर 2 बेस है किसके लिए -3 के लिए, तो -3 भी तो बेस हुआ किसके लिए 5 के लिए। इसलिए बेस क्या होगा 2 की पावर -3। अब ये पूरी कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बेस। इसी तरीके से पार्ट 9 है, बेस लिखेंगे हम और एक्सपोनेंट लिखेंगे। अगेन देखिए इसमें भी होल पावर आ रही है तो बाहर जो आखिरी पावर है वो क्या है 0, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा 0 और बेस क्या हो जाएगा 3a²। इसके आपके पास जो है वो 10 पार्ट्स हैं और तमाम ऐसे ही होंगे। तो ये बाकी आप खुद करेंगे, बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट, इसमें आपको मालूम करना है यानी आंसर मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे, 4a³ की पावर 0, ठीक है। आपको मैंने बताया था लॉ था, लास्ट लॉ जो हमने पढ़ा है लॉ नंबर 6 के किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है 1। तो ये हो गया नंबर और इसकी पावर क्या हो गई 0, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 1। तो 1 हो गया इसका आंसर। इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर 0 पावर, यहाँ पर लिख सकते हैं एनी नंबर पावर 0 मीन्स इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप जब रिवीजन करने बैठें तो आपको याद आए कि ये 1 आंसर कैसे आया। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इट मीन्स वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन लिखूँगी, √3 की पावर क्या हो गई है -4। इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा। अब देखिए 3 का तो हम एलसीएम ले नहीं सकते कि हम जो है उसको सॉल्व कर सकें या वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि 3 की पावर क्या है -4, ठीक है। और जब रूट है, रूट को जब हम रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इस रूट को स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो जब भी रूट हटाते हैं तो हमारे पास क्या जाता है 1/2। तो ये क्या हो गया हमारे पास 3 की पावर -4/2, क्योंकि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 4 1 ज़ा 4 और 2, ये पावर आपस में कैंसिल हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 3 की पावर -2। अब 3 की पावर -2 का मतलब क्या है कि आपके पास पावर जब भी माइनस में आए तो हमें उसको और जो है रेसिप्रोकल करना पड़ता है ताकि वो पावर पॉजिटिव हो जाए। अब इस 3 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे क्या नंबर है 1। जब मैं इसको उल्टा करूँगी यानी रेसिप्रोकल करूँगी तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2, यानी -2 था तो वो क्या हो गया +2। हमें पावर को हमेशा पॉजिटिव में रखना होगा और ये हो जाएगा 1/, जब 3 की पावर 2 है यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 1/9 जो है वो आपका क्या आ गया आंसर। यानी आपको सिंपल जो है इसका आंसर निकालना है, इवेलुएट करना है। आगे और क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। अब है आपके पास √4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0। तो चलिए मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर लेती हूँ। सबसे पहले √4 2 की पावर 0।
ये आ गया √4। आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1 के। और √4 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, √4। और 4 को जब आप रूट लेंगे, या आप जानते हैं 4 किसका रूट होता है, या चलें और मैं आसान कर देती हूँ, अगर आप 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 2। तो जब ये पेयर बन गया तो इट मीन्स कि ये कहाँ आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स 2 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 √2 की पावर 6। चलिए पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। √2 की पावर क्या आ गई, 6। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ना, सेकंड पार्ट था इसका, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। अब देखिए सिर्फ 2 का तो एलसीएम नहीं ले सकते, तो मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 6 है, और जब रूट हटाया तो ये क्या बन गया, 1/2। अब ये 2 की पावर हो जाएगा 6/2, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, 2 1 2, 2 3 6, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 कितने टाइम्स लिखा जाए, 3 टाइम्स। 2 2 4, 4 2 8, इट मीन्स के 8 क्या आ गया आपके पास, आंसर। मैंने जगह की वजह से इसी तरीके से एक लाइन में किया है, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं अब हम। आपके पास देखिए इसमें आपको रूट नहीं दिया हुआ, रूट हटा के दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन ही लिख लेना है, 2 की पावर 1/2 और होल पावर है 8। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 8 1 8 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4। 2 1 2, 2 4 8 कैंसिल हो गया। 4 का मतलब क्या है, 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 क्या आ गया आपके पास, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब आपके पास आ गया 16। सिंपल 2 नंबर था तो हम एलसीएम नहीं ले सकते थे, मगर 16 है तो हम 16 का एलसीएम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम 16 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी 16 की जगह 2 कितने टाइम्स आ गया है हमारे पास, 4 टाइम्स। तो 2 × 2 × 2 × 2, और इसकी पावर क्या आ गई, 3/4। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, और जो बाहर पावर है वो क्या है, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या बच गई, 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को कितने टाइम्स लिखा जाए, 3 टाइम्स। और 2 2 4, 4 2 8, तो 8 आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। अब है आपके पास 256, तो हम यहाँ पे 256 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखते हैं 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आया है, हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाहर पावर क्या है, 5/8। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 8, और बाहर पावर क्या है, 5/8। 8 से 8 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 2 कितनी दफ़ा लिखा जाए, 5 टाइम्स। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 32। सेम इसी मेथड से अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 1/4 की पावर है -3/2। अब ये भी आपके पास लॉ है हमारे पास, ठीक है। जब इस तरीके का लॉ था तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 की पावर भी क्या हो जाएगी, -3/2, और 4 की पावर भी क्या हो जाएगी, -3/2। 1 की तो जो भी पावर हो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। और 4 की पावर 3/2 है, तो अगर मैं 4 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2, और पावर क्या है, -3/2। अब यहाँ पे 1/2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 2 दफ़ा, और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2 की पावर -3। अब देखिए अगेन पावर माइनस में आई है, मुझे इसे पॉजिटिव में करना है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, और 2 2 4, 4 2 8, तो 8 आ गया आपके पास आंसर। तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट्स हैं 10,
और मैंने आपको 8 पार्ट्स करा दिए हैं, तो पार्ट 9 और पार्ट 10 सेम इसी मेथड से होगा जो आप खुद करेंगे होमवर्क में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कब एलसीएम लेना है और कब हमें एलसीएम नहीं लेना, किस तरह से पावर्स जो है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है या कैंसिलेशन करनी है। अब उन्हीं तमाम मेथड्स को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 27 की पावर 2/3 प्लस 4 की पावर 3/2। पहला स्टेप क्या होता है, आप क्वेश्चन ही कॉपी करते हैं। 27 की पावर 2/3 प्लस 4 की पावर 3/2। 27 का अगर मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 3 कितने टाइम्स आया है, मेरे पास 3 टाइम्स आया। अब मैं बार बार 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं लिख रही, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो गया है हम क्या करते हैं। तो 3 की पावर मैंने लिख दिया 3, और इसके पर पहले से पावर जो है वो क्या है 2/3 प्लस। ऐसे ही अगर मैं 4 का एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 2 की पावर स्क्वायर, और इसके पास जो पहले से पावर है वो क्या है 3/2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बची है 3 की पावर स्क्वायर और यहाँ बची है 2 की पावर क्यूब। 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 9 और 2 की पावर क्यूब का मतलब है 8, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। √27 √243 मल्टीप्लाई बाय √12 डिवाइडेड बाय √125 मल्टीप्लाई बाय √18। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन में रूट के अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं और हम उन सब के एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम एलसीएम लेते हैं। अगर मैं कहूँ 27 का एलसीएम मैं नहीं ले रही, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ हुआ हुआ है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय। अब हम 243 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ताकि जगह का इशू ना हो। 243, सो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो कितने 3 आए हैं 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ इसके अंदर लिख लूँगी 4 5, ये मैंने लिख लिया। अब हम 12 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। इसी तरीके से 125 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हो जाएगा 5 5 5। और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये 2 × 3 × 3। अब देखिए आसान तरीका इसको करने का, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इनको पहले एक ही जगह एक साथ कर देती हूँ। ठीक है, जैसे ये एक ही रूट बना के उसके अंदर मैं ये सब लिख देती हूँ। ये मैंने ऊपर की तमाम फैक्टर्स को एक साथ लिख दिया और डिवाइड करके मैं यहाँ नीचे भी तमाम फैक्टर्स को एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं आप जानते हैं कि वो तो बाहर आ जाते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से कर देती हूँ कि ये हो गया आपके पास एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 3, और इससे ज़्यादा आसानी के लिए एक स्टेप हम और करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 से 2 कैंसिल कर देती हूँ, 3 से 3 कैंसिल कर देती हूँ। अब क्या होगी, मेरी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ऊपर मेरे पास क्या बचे हैं, ये बच गया है 3 और एक 3 यहाँ पे आ गया और एक ये 3 का पेयर आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास।
ठीक है, और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, ये एक पेयर बना तो ये बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, एक ये पेयर बना तो ये 3 बाहर आ गया, एक ये पेयर बना है तो हमारे पास ये 3 बाहर आ गया है, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक ये 3 बच रहा है और एक ये 2 बच रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको, ये एक ही है तो मैं इसको रूट के अंदर लिख दूँगी 3 × 2, और नीचे डिवाइड में क्या आ रहा है मेरे पास 5 5 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 = 9, 9 3 = 27, और ये हो जाएगा 3 2 = 6। ऐसे ही ये 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये रह गया आपके पास √5। तो ये हो गया आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने एलसीएम लिए, फिर हमने उनको कंबाइन करके लिख दिया। जो सेम फैक्टर्स थे वो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग फैक्टर्स में जिनका पेयर बन रहा था वो बाहर आ गए, और जो पेयर नहीं थे वो रूट के अंदर ही थे। और फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, रूट के अंदर जो थे उनको मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से यहाँ कॉमन 5 आ रहा था तो 5 बाहर आ गया, और ये 5 जो है वो रूट के अंदर था। सिंपल हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, पार्ट 3 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ, √27 + √81 / 3। आप जानते हैं जब हम 27 का एलसीएम लेते हैं तो 3 कितने टाइम्स आता है हमारे पास, 3 टाइम्स आता है, और प्लस जब 81 का एलसीएम लेते हैं तो 3 हमारे पास कितने टाइम आ जाता है, 4 टाइम्स आता है। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम लिया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। डिवाइड में आ गया 3, यहाँ पे देखिए ये पेयर बन रहा है और यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, तो ये पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर 3 रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों 3 जो हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 3 √3 एज इट इज़, प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 3। अब हम चाहें कि हम यहाँ पे 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो ऐसा डायरेक्ट काम हम नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऊपर की जो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और इस दूसरी टर्म में 9 है, तो 3 और 9 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास, सिर्फ √3, और प्लस 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स आता है, और डिवाइडेड में आ गया 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ √3 + 3। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है। जो क्वेश्चन आपने होमवर्क में करने हैं पहले आप उनके नंबर लिख लीजिए। पार्ट 6, पार्ट 10 आपने होमवर्क में करने हैं। ये बाकी तमाम पार्ट्स 8 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, सिर्फ ये 2 पार्ट्स हैं 6 और 10 जो कि आपने होमवर्क में करने हैं, और जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये उन्हीं मेथड से होंगे। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।